नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा आज राजेश खन्ना का, बात आराधना की होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं शक्ति सामंत से। शक्ति सामंत, द ग्रेट डायरेक्टर, जिन्होंने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया। पांचवें दशक में आने वाले कई निर्माताओं की तरह शक्ति सामंत भी शुरू शुरू में अभिनेता बनना चाहते थे, हीरो। उनकी ख्वाहिश थी कि वो फिल्मों में एक्टिंग करें, हीरो बने। लेकिन कलकत्ता से बंबई आने के कुछ सालों के बाद ही उन्होंने अपना लक्ष्य बदल दिया। निर्देशक के रूप में कुछ शुरुआती सफलताओं के बाद उन्होंने साल 1958 में अशोक कुमार और मधुबाला की रोमांचक फिल्म हावड़ा ब्रिज के साथ अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। हालांकि फिल्म साधारण सफलता पा सकी। ओपी नैयर द्वारा उसका संगीत आज भी याद किया जाता है और दो गाने जो उस दौर में बहुत मकबूल हुए, बहुत मशहूर हुए। एक गाना मेरा नाम चिंचिंचू और दूसरा आइए मेहरबां बैठिए जाने जां, शौक से लीजिए फिर इश्क के इम्तिहां। मधुबाला पर यह गीत फिल्माया गया था और बहुत मशहूर हुआ। एक दशक से कुछ ही ऊपर समय में शक्ति सामंत ने चाइना टाउन, जो 1962 में आई, और कश्मीर की कली, जो 1964 में आई, जिसमें शर्मिला टैगोर को हिंदी फिल्मों में प्रस्तुत किया गया, इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। उन्होंने शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर और शंकर जयकिशन की उसी टीम के साथ अपनी नई फिल्म खत्म की थी और निश्चित ही कश्मीर की कली का जादू दोहराने वाले थे। यह तय ही था कि एन इवनिंग इन पेरिस बहुत सफल होगी। लेकिन कोई भी फिल्म के लगने के 3 दिन बाद ही ऑल इंडिया थिएटर ऑनर्स की 3 हफ्ते लंबी हड़ताल को पहले से नहीं देख पाया था। और अंत में तो फिल्म ने न सिर्फ अपना पैसा वसूल कर लिया, बल्कि एक सदाबहार संगीत फिल्म के नाम से तारीफ भी पाई। लेकिन पहल एन इवनिंग इन पेरिस पूरी तरह नाकामयाब रही। मुश्किलों को बढ़ाने के लिए शक्ति सामंत की अगली फिल्म जाने अनजाने 1971 में रिलीज हुई, जो उनके मन चाहे शम्मी कपूर और विनोद खन्ना के साथ थी। उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पत्नी गीता बाली की असमय मृत्यु ने शम्मी कपूर पर गहरा असर डाला और वो बेइंतहा उदासी में रहने लगे और काफी उदासी में घिर गए थे, जो जाहिर सी बात थी। शक्ति सामंत और शम्मी कपूर चूंकि दोस्त थे और शक्ति सामंत ने तब तक जाने अनजाने को स्थगित करने का फैसला किया, और जब शम्मी कपूर काम पर लौटने लायक बेहतर महसूस नहीं करने लगे, तब तक उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। 3 हफ्तों में बदला सब कुछ। हफ्ते महीनों में भी लगे, लेकिन शम्मी कपूर फिर से काम शुरू करने की हालत में नहीं आए। यूं लग रहा था कि 2-3 हफ्तों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदले। और तब शक्ति सामंत ने फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉम्बाइंड टैलेंट हंट के विजेता के साथ एक जल्दी बन जाने वाली फिल्म बनाने के बारे में सोचा कि फटाफट एक क्विक, जिसे क्विकी कहा जाता है अगर बॉलीवुड की भाषा में कहें, बंबई की फिल्म इंडस्ट्री की भाषा में कहें, तो एक क्विकी फिल्म उन्होंने बनाने के बारे में सोचा। शक्ति सामंत को राजेश खन्ना के बहारों के सपने फिल्म उन्होंने देखी थी और उसमें राजेश खन्ना का किरदार उन्हें पसंद आया था और उन्हें लगा कि सही कहानी मिलने पर राजेश खन्ना में न केवल पूरी फिल्म को अपने कंधों पर ले जाने, बल्कि सफल फिल्में देने की काबिलियत थी। उन्होंने यह भी तय किया कि चाहे ये बीच की फिल्म एक जल्दी में बनने वाली फिल्म थी, राजेश खन्ना को इसमें गैर जरूरी नहीं लगना चाहिए, जो काम अभी तक यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स की फिल्में नहीं कर पाई थीं। शक्ति सामंत के बेटे आशिम सामंत को वो शाम बाद के दिनों तक याद रही, जब राजेश खन्ना उनके घर आए थे और उस काम चलाऊ फिल्म की कहानी सुनने, जो अंततः आराधना बन गई, सुपरहिट आराधना। आशिम और उनके हाई स्कूल के दोस्त बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे थे। जब राजेश खन्ना अपनी शेवरले कार में आए, जिसने राजेश खन्ना से ध्यान ज़्यादा खींचा, आशिम को शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर जैसे सितारों को अपने घर में आते जाते हुए देखने की आदत थी, और हालांकि जिस नौजवान अभिनेता को उसके पिता लेने की सोच रहे थे, उसे वो खास नहीं समझते थे।
फिर भी वो उनके व्यक्तित्व पर ध्यान दिए बिना रह नहीं सके। और उनमें एक अदा थी जो वो अंततः बनी, जो बनने से पहले ही। लेकिन जिस चीज पर उस पर सबसे ज्यादा असर डाला वो थी राजेश खन्ना की आवाज। जब वो उन्हें पहली बार मंजिल पर अपने पिता की बैठक तक लेकर गया, उस शाम राजेश खन्ना ने शक्ति सामंत और आराधना के लेखक सचिन भौमिक से उस फिल्म की कहानी सुनी, जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन जो किरदार उन्हें बताया गया, अंततः वो सिर्फ उसी किरदार को नहीं निभाने वाले थे। जीवन में कई अहम चीजों की तरह आराधना भी एक ऐसा हादसा थी जो न होते होते हो गया। फिल्म की कहानी टू ईच हिज ऑन 1946 में आई फिल्म से प्रेरित थी। हिंदी फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं में अधिकतर पुरुष ही हावी रहे हैं। हालांकि हमारे पास मदर इंडिया 1957 और बंदनी 1963 जैसी फिल्में भी रहीं जिनमें हालात अलग थे, फिर भी नायिकाएं जिस अच्छी से अच्छी भूमिका की उम्मीद कर सकती थी वो थी नया दौर 1957 में आई वैजंतीमाला की रजनी, या गाइड में वहीदा रहमान की रोजी जैसा बढ़िया ढंग से उकेरा गया किरदार। लेकिन ऐसी फिल्में बहुत कम होती थीं और ऐसे परिदृश्य में आराधना में लेखक द्वारा नायक नायिका दोनों के लिए मजबूत किरदार लिखे जाना बहुत असाधारण था। पटकथा के नजरिए से हीरो की दोहरी भूमिका होने के बावजूद भी आराधना पूरी तरीके से नायिका की कहानी थी। और चूंकि आरंभ से ही फिल्म की कल्पना दो नायकों के साथ की गई थी, जिसमें राजेश खन्ना को केवल पिता का किरदार निभाना था, शक्ति सामंत खुद को धोखा नहीं दे रहे थे। वो सूरज की भूमिका के लिए कुछ नामों के विषय में सोच रहे थे, लेकिन उनके लिए ये बड़ी बात, प्रायोरिटी वाली बात नहीं थी। फिल्म की कामयाबी के लिए उन्हें एक ऊंचे दर्जे की एक्ट्रेस चाहिए थी। फिल्म के निर्माण के समय राजेश खन्ना की तुलना में शर्मिला टैगोर बड़ी स्टार थीं और उस समय केवल 25 साल की शर्मिला, जो सफलताओं की एक कड़ी देख चुकी थीं, उनके लिए एक नए अभिनेता की मां की भूमिका करना एक हतोत्साहित करने वाली बात रही होगी। शक्ति सामंत इस भूमिका के लिए अपर्णा सेन से रिक्वेस्ट करने में कामयाब रहे, लेकिन शर्मिला शायद शक्ति सामंत को ना नहीं कह सकी, या शायद भूमिका ने ही उन पर असर कर दिया। शक्ति सामंत को उनकी जरूरत थी और हालांकि उनका बिकनी वाला अवतार अभी भी दर्शकों के मन में ताजा था, एन इवनिंग इन पेरिस का। फिल्म फेयर के एक अंक के कारण शक्ति सामंत ने नामुमकिन को भी कर दिखाया। उन्होंने न सिर्फ शर्मिला टैगोर को फिल्म के एक बड़े हिस्से के लिए ग्लैमर विहीन रूप अपनाने के लिए मना लिया, जिसमें कोई ग्लैमर नहीं है, बल्कि एक जवान आदमी की मां बनने के लिए भी शर्मिला टैगोर को शक्ति सामंत ने राजी किया। शर्मिला टैगोर के साथ शक्ति सामंत ने आराधना के आरंभिक हिस्सों को फिल्माना शुरू करने का फैसला किया और दूसरे हीरो की खोज को पीछे ढकेल दिया। आराधना के शुरू होने से एक दिन पहले भी जो शक्ति सामंत नहीं जानते थे और राजेश खन्ना कभी सोच नहीं सकते थे, वो ये था कि अंततः एक बिल्कुल अलग फिल्म बना डालेंगे। जिस दिन आराधना को शुरू होना था वो दिन शक्ति सामंत के लिए बाकी दिनों की तरह ही था। वो महालक्ष्मी में फेमस स्टूडियो में अपने दफ्तर में थे जब निर्माता सुरेंद्र कपूर, जिनका वहीं पर दफ्तर था, अनिल कपूर के पिता, उन्होंने शक्ति सामंत को उनकी नई फिल्म की आखिरी 2 रीलें देखने के लिए बुलाया। उस समय के निर्माताओं में यह आम चलन था और शक्ति सामंत दोपहर के खाने के समय वहां चले गए। रोशनियां जलने के बाद शक्ति सामंत को एहसास हुआ कि आराधना और जो फिल्म सुरेंद्र कपूर ने दिखाई, एक श्रीमान एक श्रीमती, जो उन्होंने उस दोपहर देखी, उसकी पटकथा के अलावा और भी बहुत कुछ समान था। दोनों फिल्मों का क्लाइमेक्स अजब ढंग से एक सा था। वो अपने दफ्तर वापस गए और सचिन भौमिक को बुलाया, जिसने बेफायदा शक्ति सामंत को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि चाहे क्लाइमेक्स एक जैसे लगते हैं लेकिन वो एक जैसे हैं नहीं। अब शक्ति सामंत को आराधना को लेकर और सस्पेंस होने लगा और उन्होंने तकरीबन उसे छोड़ देने का ही मन बना लिया। उस सैर के लिए दफ्तर से बाहर चले गए ताकि दिमाग ताजा हो सके। और अचानक उनकी दूसरी फिल्म जाने अनजाने के लेखक मधुसूदन केलकर और लोकप्रिय उपन्यासकार गुलशन नंदा, जिनकी पिछली रचना सावन की घटा का शक्ति सामंत ने खुद कुछ साल पहले सिनेमा के पर्दे के लिए उसको बनाया था, उन दोनों से मुलाकात हो गई। गुलशन नंदा से पूछा कि अगर आपके पास कोई कहानी थी जिसका वो तुरंत उपयोग कर सकें
तो नंदा ने कहा कि एक है जिसमें शायद उन्हें दिलचस्पी हो, और पूछा वो कितनी जल्दी उसे बनाना चाहते हैं। शक्ति सामंत को मुंह बिचकाकर कल कहते सुनकर वो हैरान रह गए। वो शक्ति सामंत के दफ्तर में गए और गुलशन नंदा ने अपनी कहानी सुनाई, जिसे शक्ति सामंत को बांध दिया। जब तक गुलशन नंदा ने 1 घंटे तक कहानी सुनाकर पूरी की, शक्ति सामंत ने आराधना की जगह यह फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन गुलशन नंदा और केलकर ने उन पर आराधना को जारी रखने का जोर भी डाला कि आप इस फिल्म से मुंह मत मोड़िए, इस फिल्म को भी आप कंप्लीट करिए, बनाइए, शुरुआत करिए। अब शक्ति सामंत की बारी थी आराधना की कहानी सुनाने की। और जब उन्होंने बताया कि क्लाइमैक्स लगभग सचिन भौमिक की एक श्रीमान एक श्रीमती जैसा था, तो उनके अनुसार दोनों लेखकों ने एक अच्छे विषय को न छोड़ने के लिए कहा। शाम के 4 बजे थे और जब तीनों ने सलाह मशवरा करना शुरू किया, और रात 10 बजे तक उन्होंने फिल्म के पूरे दूसरे हिस्से को दोबारा से तैयार कर लिया। और अब एक अदाकार पिता और बेटे के किरदार को निभाने वाला था, यानी कि डबल रोल। उस एक शाम में ही शक्ति सामंत ने न सिर्फ अपनी मुश्किल का हल ढूंढ लिया, बल्कि अपनी अगली फिल्म भी पाली। और गुलशन नंदा ने जो कहानी सुनाई थी वो थी कटी पतंग, और शक्ति सामंत की राजेश खन्ना के साथ वो अगली फिल्म बन गई। और इस तरह से एक ही रात में शक्ति सामंत ने 2 बड़ी फिल्मों की नींव रख दी। और एक तो जिसे वो बंद करने वाले थे, आराधना, और दूसरी वो जिसे वो बनाने वाले थे, कटी पतंग। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।